रिवीजन वीडियो का दूसरा वीडियो आज है। आज हम गुप्त वंश व वर्धन वंश का एक संक्षिप्त जानकारी देंगे। मतलब रिवीजन के पर्पज़ से, रिवीजन के उद्देश्य से हम आपके सामने एक वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। गुप्त वंश। गुप्त शासक वैश्य थे जो विष्णु उपासक थे। ऐसा माना जाता है कि ये कुबाड़ शासकों के सामंत थे। इन्होंने बिहार के स्थान पर उत्तर प्रदेश को अधिक वरीयता दिया। इन्होंने अपनी राजधानी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी को बनाया। इस वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। इस वंश का अगला शासक घटोत्कच था। इन दोनों शासकों ने सामंत के रूप में ही शासन किया, अतः इन्हें वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। इस वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और इस उपलक्ष्य में उसने राजा रानी प्रकार का सिक्का चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आते हैं समुद्रगुप्त। यह कुमार देवी का पुत्र था, अतः यह खुद को लिच्छवी दौहित्र या लिच्छवी का नाती कहता था। इसके बचपन का नाम कांच था। समुद्रगुप्त की नीतियाँ आक्रामक तथा विस्तारवादी थी, अतः यह अशोक के विपरीत था। इसने आर्यावर्त अर्थात उत्तर भारत के वे राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, जबकि दक्षिणावर्त दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित कर दिया और उन्हें से टैक्स वसूलता रहा। इन्हीं विजय अभियान के कारण समुद्रगुप्त को धरणी बंद कहा जाता है, अर्थात धरती को बांधने वाला। इतिहासकार B.S. स्मिथ ने समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की। पुराणों में कहा गया कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था, अर्थात समस्त दक्षिण भारत समुद्रगुप्त के सामने नतमस्तक था। श्रीलंका के शासक ने बौद्ध गया में मंदिर बनवाने के लिए अपना एक दूत समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा। समुद्रगुप्त ने उसे मंदिर बनवाने की अनुमति दे दिया। समुद्रगुप्त के विजय अभियान की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। यह अभिलेख समुद्रगुप्त के दरबारी कवि तथा महासंघ विग्राहक अर्थात युद्ध व शांति का दूत कहने वाले हरिसेन का है। समुद्रगुप्त ने एक कृष्णचरित पुस्तक की रचना की, जिस कारण इसे कविराज कहा जाता है। इसने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए तथा सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के समय सबसे अधिक प्रचलित सिक्का मयूर शैली का सिक्का था। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बना। यह एक अयोग्य शासक था। इसकी पत्नी का नाम देवी था। देवी ने रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त सेकंड के साथ षड्यंत्र रच के खुद के पति रामगुप्त की हत्या करवा दी। इतिहासकारों में इसकी एक और कहानी प्रचलित है, शायद आप लोग उससे परिचित भी होंगे। इसकी जानकारी विशाख दत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम में मिलती है। अब इसके बाद आते हैं शासक कहने चंद्रगुप्त सेकंड। इसने शकों का अंत कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य का अर्थ होता है सूरवीर। इतिहास में कुल 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसमें चांदी के सिक्के चलाए। यह न्याय के लिए प्रसिद्ध था। इसे न्याय का सिंहासन पत्थर का बना था। इसके समय सर्वाधिक विस्तार हिंदू धर्म का हुआ। इसके दरबार में नवरत्न रहते थे। नवरत्न में सबसे प्रमुख कालिदास, अमरदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी प्रसिद्ध थे। धन्वंतरी एक वैद्य थे। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में चीनी बौद्ध विद्वान फायान भारत आया था। इसकी यात्रा विवरण सीयूकी या फोक्यूकी भी कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक कुमारगुप्त बना। इसने महायान शाखा की शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया। इसे महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना राजा तक्ष ने करवाई थी। यह वर्तमान समय में पाकिस्तान में रावलपिंडी जिला में स्थित है। विश्व का पहला हॉस्टल सुविधा देने वाला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। 1498 ईस्वी में ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवा दिया। कुमारगुप्त के बाद अगला शासक स्कंदगुप्त बना। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। स्कंदगुप्त की अलग से एक जूनागढ़ अभिलेख मिला है।
है, जिसे यह जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने हुंडों के आक्रमण को असफल कर दिया। इसके बाद गुप्त वंश में बहुत छोटे शासक हुए। भानुगुप्त के एरर अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। इस वंश के विनाश का कारण हुड़ों का आक्रमण था। हुड़ आक्रमण के बाद गुप्त वंश छोटे छोटे सामंतों में बंट गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सामंत पुष्यभूत थे। गुप्त काल की भाषा संस्कृत थी। वर्तमान हिंदू धर्म का स्वरूप गुप्त काल की ही देन है। गुप्त काल की राजधानी कौशाम्बी थी। इस समय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत भू राजस्व था। यह 1/4 से लेकर 1/6 हो सकता था। फायान के अनुसार इस समय गुप्त काल के समय छुआछूत की परंपरा थी। निम्न जात के लोगों को चांडाल कहा जाता था। इस समय स्त्री को शिक्षा का अधिकार था। वे देवदासी भी हो सकती थी। इस समय बाल विवाह, पर्दा प्रथा तथा सत्य प्रथा का भी प्रचलन था। इस समय वेश्यावृत्ति भी थी। वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं को गणिका या कुट्टनी कहा जाता था। इस समय गणित तथा ज्योतिष का सर्वाधिक विकास हुआ। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। महाराष्ट्र के इन गुफाओं की संख्या 29 है। 16, 17 तथा 19 नंबर की गुफा गुप्त काल की ही है। अजंता बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा हिंदू तीनों के लिए प्रसिद्ध है। गुप्त काल में ही मध्य प्रदेश में बाघ की गुफा बनाई गई। गुप्त काल में ही अफगानिस्तान के बामियान में स्थित पर्वतों को काटकर महात्मा बुद्ध की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई, किंतु अफगानिस्तान के तालिबान आतंकवादियों ने इसे बम से उड़ा दिया। बीच में हम हुड़ का टॉपिक जिक्र किए। हुड़ कौन थे, उनके बारे में एक संक्षिप्त विवरण है। हुड़ का क्षेत्र फारस अर्थात ईरान से अफगानिस्तान तक का था। इसकी राजधानी अफगानिस्तान के बामियान में थी। तारामढ़ तथा मिहिर कुल 2 प्रमुख हुड़ आक्रमणकारी थे। स्कंदगुप्त तथा जूनागढ़ स्थित अभिलेख से हुड़ आक्रमण की जानकारी मिलती है। इसमें हुड़ों के लिए मलेच्छ शब्द का प्रयोग किया गया था। दूसरा टॉपिक वर्धन वंश के बारे में है, जो एक संक्षिप्त वर्णन जो इस प्रकार है। आज हम पुष्यभूत वंश या वर्धन वंश के बारे में जानेंगे। इस वंश के संस्थापक पुष्यभूत वर्धन थे, जो गुप्त काल में एक सामंत थे। इन्होंने अपनी राजधानी हरियाणा के थानेश्वर को बनाया। इस वंश का अगला शासक प्रभाकर वर्धन थे। प्रभाकर वर्धन के 3 संतान थी, राजवर्धन, हर्षवर्धन व राजश्री। राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा गृहवर्मन से हुआ था। मालवा के शासक देवगुप्त ने गृहवर्मन की हत्या कर दी और राजश्री की हत्या करने का भी प्रयास किया, किंतु राजश्री जंगल में भाग गई। राजवर्धन में देवगुप्त की हत्या कर दी गई। गौड़ अर्थात बंगाल शासक शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दिया। साथ ही इसने बोधि वृक्ष को भी कटवा दिया। हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या कर दी। हर्षवर्धन के सामने 2 चुनौती थी, राजश्री का पता लगाना और साम्राज्य को संभालना। हर्षवर्धन ने दिवाकर नामक बौद्ध भिक्षुक के सहयोग से राजश्री का पता लगाया। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया और अपने साम्राज्य को संभालने लगा। हर्षवर्धन ने कभी भी स्वयं को कन्नौज का राजा साबित नहीं किया, बल्कि राजश्री का संरक्षक बनकर शासन किया। हर्षवर्धन साहित्य प्रेमी था। इसने 3 पुस्तकों की रचना की, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन की माता का नाम यशोमती था व उनकी पत्नी का नाम दुर्गावती था। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट थे। इन्होंने 2 पुस्तक की रचना की, एक कादंबरी थी, दूसरी हर्षचरित्र। हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा जाता था। इसके काल में चोर और डाकुओं का बोलबाला था। इसके समय मथुरा सूती वस्त्र का केंद्र था। इसके समय चीन का यात्री वेनसांग भारत की यात्रा की थी। 629 ईस्वी में जब वेनसांग आया था, तब नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति सीलभद्र थे। वेनसांग 645 ईस्वी तक भारत में रहा। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार तथा शाक्यमुनि भी कहा जाता था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन
तथा अध्यापन का कार्य भी किया। वेनसांग की विद्वता को देखकर हर्षवर्धन ने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में होने वाले महामुच परिषद का अध्यक्ष वेनसांग को बना दिया, जिस कारण ब्राह्मणों ने हर्षवर्धन का विरोध किया था। हर्षवर्धन हिंदू था किंतु महायान शाखा से प्रभावित था। इसके समय कन्नौज में बहुत बड़े बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इससे 5वीं बौद्ध संगति भी कहते हैं। हर्षवर्धन समस्त उत्तर भारत को जीत लिया था किंतु कश्मीर को अपने क्षेत्र में नहीं मिला पाया। हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत अभियान प्रारंभ किया किंतु नर्मदा नदी के तट पर दक्षिण भारत के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने इसे पराजित कर दिया 618 ईस्वी में। इसकी जानकारी पुलकेशिन द्वितीय का कर्नाटक में स्थित येऊर अभिलेख से मिलती है, जिसको लिखा था रविकीर्ति ने। 647 ईसा पूर्व में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। 590 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, 647 में इसकी मृत्यु हुई और 606 ईस्वी में वो राजगद्दी पे बैठे थे 16 वर्ष की अवस्था में। हर्षवर्धन, इतिहासकारों का मानना, कुछ लोगों का मानना होता है कि हर्षवर्धन की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वर्धन वंश का पतन हो गया। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक शून्य की स्थिति आ गई। इतिहासकार इतिहास में हर्षवर्धन की मृत्यु को युग परिवर्तन का काल कहते हैं। वेनसांग हर्षवर्धन की सेनाध्यक्ष को कुंतल कहते थे तथा उनकी सेनाओं को चतुरंगिणी सेना कहती थी तथा हर्षवर्धन को उसने उपाधि दी थी शिलादित्य की, अर्थात यह कह सकते हैं कि हर्षवर्धन को वह शिलादित्य के नाम से पुकारता था। वीडियो बनाने का मेरा बस यही एक उद्देश्य था कि हम लोग सुनकर भी याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं।